नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा और क्राइम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। एक शख्स 18 दिन तक लाश के 35 टुकड़े लेकर बेखौफ दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। किसी भी पुलिस वाले की नजर उस पर नहीं गई। रात को किसी भी आदमी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो। उसे अपने आप पर इतना भरोसा हो गया था कि उसे लगा कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन जुर्म कभी नहीं छुपता, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। कहानी है श्रद्धा मर्डर केस की, जो कि आजकल न्यूज़ चैनलों पे और हर जगह सोशल मीडिया पर छाई हुई है न्यूज़। श्रद्धा मर्डर केस की शुरुआत 2018 मुंबई के मलाड से शुरू होती है, जहां एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में श्रद्धा की नौकरी लगती है। वहां पहले से ही आफ्ताब जॉब कर रहा होता है, तो उसकी दोस्ती उससे होती है। दोस्ती कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद प्यार में बदल जाती है। जब श्रद्धा अपनी माँ को बताती है कि एक लड़का है आफ्ताब और वो उसके ऑफिस में काम करता है, जिसे वो प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, तो उसके माँ बाप ने उसका विरोध किया और कहा कि कास्ट अलग है, वो मुस्लिम, आप हिंदू हैं, तो उससे शादी नहीं हो सकती, उसकी परिवार इसकी इजाजत नहीं देता है। इसके बाद श्रद्धा ने अपनी जिद के आगे उनको उनको छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और आफ्ताब के साथ लव इन रिलेशन के अंदर मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी। जब इसी दौरान उधर आफ्ताब के भी घर वाले जो थे, उनको भी पता लगता है कि आफ्ताब किसी हिंदू लड़की के साथ फ्लैट में लव इन में रह रहा है, तो उसके परिवार वालों ने भी विरोध किया। इस विरोध के बाद इन दोनों ने सोचा कि ये शहर हम छोड़ देते हैं और एक अच्छी जॉब के लिए ये दिल्ली का इन्होंने रुख किया। 8 मई 2022 को ये लोग वहां से, मुंबई से दिल्ली के लिए आ जाते हैं, एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए, जिससे कि ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो 8 मई को ये दिल्ली से वहां वहां से चलते हैं, मुंबई से 9 मई को ये दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में पहाड़गंज में एक ये उसी दिन एक होटल किराए पे रहते हैं और उस दिन वहीं रहते हैं। बाद में इन दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने इनको छतरपुर जो रहता था पहले, वहां पर ये जाते हैं, उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद वहां पर एक ये फ्लैट लेते हैं। फ्लैट लेने के बाद ये दोनों वहां पर रहने लग जाते हैं। अब इस बीच में श्रद्धा जो थी वो आफ्ताब के साथ यहाँ पर दिल्ली आ गई थी। आने के बाद श्रद्धा उसे शादी का दबाव बना रही थी कि हम काफी साल से रिलेशन में हैं और जो है अब इसको हम शादी में बदल लेते हैं। लेकिन आफ्ताब उसको हर बार जो है टाल देता था कि बगैर शादी के तो रह ही रहे हैं, तो इसमें हर्जी क्या है, तो शादी जो है रहने देते हैं। लेकिन 18 मई 2022 को आपस में काफी झगड़े के बाद जो आफ्ताब है वो बेकाबू हो जाता है। बेकाबू होने के बाद वो दोनों हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और जब तक दबाए रखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। अब मौत होने के बाद वो घबरा जाता है कि ये गुस्से में क्या हुआ उसके साथ। अब उसने सोचा तो नहीं था कि वो ऐसा कर देगा, क्योंकि पहले से प्री प्लान नहीं था ये। अचानक झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान ही उसने गला पकड़ा और दबा दिया। अब उसके बाद ये रात को सोचता है कि अब क्या करे, तो वो उसने पहले जो है वेब सीरीज क्राइम की काफी देखी हुई थी, यूट्यूब पर वो देखता है रात को और गूगल पे सर्च करता है। सर्च करने के बाद वो रात को सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो सोच चुका होता है कि उसे अब आगे करना क्या है, क्योंकि अब घर के अंदर एक बॉडी रखी हुई थी। अब उसको ये भी डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। लेकिन उसको ये चीज का अच्छी तरीके से पता था कि ना तो उसके परिवार वाले अब उसके साथ है, श्रद्धा के साथ है, जो कि उसका कोई कॉल करके उससे पूछेगा, और ना इस जो आफ्ताब के परिवार वाले थे उनको दिल्ली का किसी को एड्रेस पता था कि ये किधर फ्लैट में रह रहा है, ना श्रद्धा के घर वालों को पता था। हालांकि जो श्रद्धा थी वो फेसबुक और ये आपका इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी। जो उनके दोस्त और परिवार वाले बात तो नहीं करते थे उसके परिवार वाले, क्योंकि वो छोड़ के घर से आ चुकी थी। लेकिन परिवार वाले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसकी पोस्ट देखकर ये अपने को दिलासा दे देते थे कि उनकी जो बेटी है वो ठीक है, वो खुश है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आफ्ताब उसकी बेटी के साथ क्या करेगा, उनकी बेटी के साथ क्या करेगा। मई को वो सुबह उठता है। अपना उठने के बाद पास की एक मार्केट से वो एक 300 लीटर का एक फ्रिज जो है अपने क्रेडिट कार्ड से परचेज करता है। परचेज करने के बाद वो सुबह ऑर्डर करने के बाद दोपहर को उसका फ्रिज जो है वो घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद वो अपना फ्रिज को इंस्टॉल करने के बाद वो लास्ट जो पहले से ही घर के अंदर रखी हुई थी वो बाथरूम में ले जाता है। ले जाने के को रख देता है। रखने के बाद वो मार्केट से एक एक छोटी आरी और एक छोटा सा पिट्ठू बैग और एक
जो डस्टबिन में यूज होने वाली ब्लैक पॉलिथीन होती है उसको वो लेके आता है मार्केट से। लाने के बाद उस आरी से वो उसके 35 छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। करने के दौरान उसके हाथ में भी एक जो है कट आरी का लग पास के ही एक डॉक्टर के क्लिनिक पे जाता है और डॉक्टर से बोलता है कि मेरे जो है सब्जी काटते वक्त फल काटते वक्त मेरे हाथ पे एक ये कट लग गया है। तो जिस वजह से डॉक्टर उसकी पट्टी कर देता है, लेकिन डॉक्टर भी उससे पूछता है कि भैया ये कट कैसे लगा, क्योंकि नॉर्मल बुखार होता है तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब कोई चोट लगती है किसी को हैवी निशान से लगती है तो डॉक्टर भी पूछते हैं कि भैया ये कैसे हुआ, कैसे लगी आपको। तो उसने ये क्योंकि वो हिंदी में बात नहीं कर रहा था, डॉक्टर से एक एजुकेटेड पर्सन की तरह इंग्लिश में बात करके बोल रहा था कि वो नाइफ से उसने जो है फ्रूट काट रहा था और उसका जो है हाथ स्लिप हुआ और उसके हाथ से दूसरे हाथ पे वो कट लग गया। तो डॉक्टर ने भी उसको स्टिचेस लगा के उसको वहां से भेज दिया। आने के बाद उसने जो है फ्रिज के अंदर वो सारे टुकड़े जो थे एक एक करके सारे डीप फ्रीजर में, जो फ्रिज का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर वो सारे रख दिए थोड़े थोड़े करके। उसने वो पॉलिथीन के अंदर वो सारी उसने उसके अंदर रख दी। अब रात को फिर उसके बाद वो अपना जो है उसने खाना खाया और खाना खा के वो सो गया। सोने के बाद अगले दिन उसने, क्योंकि सारा प्लान वो कर चुका था कि उसको किस तरीके से क्या करना है, अगली रात 21 तारीख की रात को 20 की रात को सॉरी 20 की मई की रात को वो, और 21 की आप सुबह मान लीजिए करीब रात को 2 बजे का टाइम था, जब वो एक या दो थैली को वो पॉलिथीन को पहले वो एक ट्रायल करना चाहता था कि मार्केट जब वो निकले तो कोई उसको देखता है नहीं देखता है, कोई रोकता है नहीं रोकता है, तो वो पहले देखना चाहता था कोई रोकता तो नहीं है। तो शुरू में वो छोटी एक या दो थैली उसको बैग के अंदर रख के ले जाता है और पास के ही महरौली के एक जंगल में उस थैली को फेंक आता है। फेंक आने के दौरान वो देखता है कि रास्ते में ना तो कोई पुलिस बैरिकेड है, ना कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ ऐसा है, ना कोई रास्ते के अंदर कोई रहा है कि आप कहाँ से आए हो कहाँ जा रहे हो, ना कोई गार्ड घूम रहा है, ना कोई चौकीदार है। तो उसका जो डर था वो निकलता चला गया। उसके बाद वो हर रात रोज रात को 2 बजे करीब निकलता था और जहां उसको सुनसान थोड़ा सा एरिया लगता था आसपास जंगलों के अंदर, वहां वो एक एक करके थैलियों को वो 5 जून तक वो करीब करीब 18 दिन तक उन थैलियों को वो एक एक करके फेंकता रहा। अब उसका जो था, अब उसने मर्डर तो कर दिया था। अब मर्डर करने का उसने सोचा कि मैं फंस ना जाऊं, तो उसने शुरुआत में मारने के बाद वो उसके फोन को यूज करता था। यूज करने मतलब जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, जो उसके दोस्त थे फोन को वो नहीं उठाता था कि किसी, क्योंकि उसकी आवाज में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन वो बोल देता था कि मैं बिजी हूँ और व्हाट्सएप पे ही बात करता था और हाय हेलो करके उनको 2-3 महीने तक उसने उसके निकाल दिए। तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि, क्योंकि श्रद्धा इंस्टाग्राम पे है और दोस्तों को भी नहीं शक हुआ और परिवार भी देख रहा था कि बेटी जो है वो फेसबुक पे लाइव रहती है, तो उन्होंने भी जो ज्यादा कोई पूछा ताछी नहीं करी, ना फोन पे ऐसा कोई डिस्टर्बेंस किया। लेकिन जब वो 2-3 महीने निकलने के बाद उसने देखा कि अब वो उसका खौफ निकल गया कि अब कुछ होना ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, वो सारी चीज कर चुका है, विश्वास हो गया कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो उसने क्या करा, वो जो उसका वो फोन का जो अकाउंट वो यूज करता था वो उसका यूज उसने करना बंद कर दिया। इस दौरान वो जो है उसके फोन को एक बार वो मुंबई अपने जहां वो रहने वाला था वहां गया और उसके फोन को फेंक आया। उसके बाद जब वो घर आया तो उससे पहले ही वो एक केमिकल लेके आया था, जब जब उसने मर्डर कर दिया था उसका और पीस कर चुका था, वो टुकड़ों के लाश के टुकड़े कर चुका था, फ्रीज में रख चुका था। तो एक एक केमिकल ऐसा लेके आया जो फर्श पे डालने के बाद खून के जो धब्बे थे वो सारे साफ हो जाए, जिससे क्योंकि वो सारा गूगल पे सर्च कर चुका था, जो पूरे घर में खून के धब्बे थे जिनको वो साफ कर सके, और बाद में कोई उसके फ्लैट में आए तो कोई निशान ऐसा ना रहे जिससे कि वो शक के दायरे में आ सके। तो वो सारे जितने भी पूरे फ्रिज को, और जब वो टुकड़े फेंक चुका था तो फ्रिज को भी उसने कई बार उस केमिकल से साफ किया, अपने बाथरूम को साफ किया, किचन को साफ किया, अपने पूरे कमरे के अंदर साफ किया। तो वो सारे हर निशान मिटा चुका था जिससे कि किसी को शक हो सके कि यहाँ पर किसी का मर्डर तक हुआ है। क्योंकि दिल्ली के अंदर वो जिस फ्लैट में रह रहा था, क्योंकि फ्लैट में तो आपको पता है कोई ऊपर रह रहा है कोई नीचे रहता है, किसी को पता ही नहीं रहता कि सामने वाले फ्लैट में हो भी कह रहा है क्या नहीं हो रहा है। कॉलोनियों में तो ये होता है कि आप नीचे रह रहे हैं तो पड़ोसी को पता रहता है कि सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है। लेकिन फ्लैटों में ऊपर नीचे फ्लैट होते हैं, किसी को ऊपर नीचे का पता ही नहीं रहता है। तो इस चीज का उसको बड़ा फायदा हुआ, जिससे उसने सोचा कि अब कोई इस फ्लैट को जानता भी नहीं है, ना परिवार में ना कुछ है। तो उसने इस चीज को फायदा उठा के और 18 दिन तक वो उन 35 टुकड़ों को एक एक करके जंगल के अंदर फेंकता रहा। अब जब 2-2.5 महीने हो चुके थे, अब सोशल मीडिया पे उसके ना कोई फोन उठा रही थी, वो फोन स्विच ऑफ जा रहा था, ना सोशल मीडिया कोई रिवर्ट आ रहा था। तो जो एक कॉमन जो उसका फ्रेंड था, श्रद्धा का फ्रेंड था, वो उसके परिवार में उसके ब्रदर भाई को उसको जानता था। तो उसने उसको फोन किया भाई को उसके
कि श्रद्धा से उसकी 2-3 महीने से बात नहीं है, कोई दूसरा नंबर है तो आप बताएं। तो उसके भाई ने कहा कि हमारी भी उससे बात नहीं हो रही है। तो उसके बाद ये बात उसने अपने फादर को बताई। अब फादर को थोड़ा हुआ कि भैया उनकी बेटी से बात नहीं हो पा रही, क्या हुआ, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो उनके फादर ने जो कॉमन फ्रेंड था श्रद्धा का और उसके ब्रदर का, उसको कॉल करके उससे पूछा, तो उसने सारा बताया कि उसकी 2-2.5 महीने से कोई बात नहीं हुई है, ना कोई फ़ोन मिला है उसका। तो इसके बाद जब उसके फादर को लगा कि कुछ गलत ना हो गया उसकी बेटी के साथ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई कि उनकी बेटी एक लव इन रिलेशन में एक आफ्ताब के साथ रह रही है और काफ़ी टाइम से उनकी उनकी बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तो पुलिस ने उनकी जो कंप्लेंट थी, क्योंकि केस दिल्ली का था, वो दिल्ली में रह रहे थे, तो मुंबई पुलिस ने ये केस को जो है दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। अब दिल्ली ट्रांसफ़र होने के बाद इस बीच में उसके फादर जो है वो और उसके ब्रदर जो थे वो मुंबई से दिल्ली आ गए। अब छतरपुर पुलिस स्टेशन के अंदर उनको लोकेशन तो उसकी पता नहीं थी कि कहाँ रह रहा है वो, लेकिन नंबर उनके पास था, कॉमन फ्रेंड के पास उनके, उसका आफ्ताब का भी। तो पुलिस ने अपने जो सर्विलांस पे उसके मोबाइल को लगा के उसके मोबाइल की लोकेशन से उसके फ्लैट पे पहुंचे, जहाँ पर आफ्ताब अवेलेबल था। तो पुलिस ने उससे पूछा कि कहाँ है वो, तो उस टाइम पर उसने ये कहानी सुनाई कि उसकी 18 मई को श्रद्धा से लड़ाई हो गई थी। लड़ाई होने के बाद वो मुंबई चली गई और उसका जाने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो उसकी बात नहीं हो पाई, तो उसके बाद उसने उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी नहीं करी, लेकिन वो बार-बार बयान बदल रहा था अपने, तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ। शक होने के बाद जब पुलिस उसको छतरपुर पुलिस स्टेशन लेके आई और पुलिस ने अपने पुलिसिया अंदाज में जब उससे पूछताछ करी, तो उसने एक-एक एक करके अपनी जो हैवानियत की जो उसने हदें पार करी थी, उसने बताई कि उसने कैसे 18 मई को उसका गला दबा के कत्ल किया और आगे के दिनों में उसने 5 जून तक एक-एक करके उसकी पॉलीथीन के अंदर बॉडी को वो महरौली के जंगल या उसके आस-पास के जंगलों में वो कैसे फेंक के थैली को फेंक के आता रहा। अब पुलिस ने ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने भी अब उस महरौली के जंगल में या जहाँ-जहाँ उसने लोकेशनें बताई हैं अपनी, वहाँ पर पुलिस जाँच कर रही है। वहाँ पर उनको कुछ ऐसा नहीं मिला, क्योंकि गर्मी का मौसम था उस टाइम पर, मई का, और वो ज जंगली जानवर वैसे ही जंगलों के अंदर होते हैं। अब वो छोटे-छोटे टुकड़े करके आया भी था, तो पुलिस को कैसे पता लगेगा या जानवर खा गए हों, या क्योंकि जानवर छोटी-छोटी चीज़ों को तो वैसी हड्डियाँ भी होती हैं, वो चबा चबा जाते हैं। तो मिलने के बाद अब पुलिस ने जब उसको इसको इन्वेस्टिगेशन को इसको क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, तो वहाँ जाने के बाद उनको कुछ 12 सैंपल मिले। मिलने के बाद अब पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए उनको भेजा है। भेजने के बाद अब पता लगेगा कि उसके फादर के डीएनए से कि ये उसी की हड्डियाँ हैं या नहीं है। तो उसके बाद अब जो दिल्ली पुलिस की मुश्किलें भी काफ़ी हैं, क्योंकि वो बयान बार-बार बदले जा रहा है और कोर्ट के अंदर वो कभी भी अपने बयान को बदल भी सकता है, क्योंकि पुख्ता अभी तक ना तो लाश मिली है, ना कोई ऐसा वो हथियार मिला है कि जिससे उसने उसको मारा है, वो आरी भी अभी तक नहीं मिली है पुलिस को। ना आरुषि हत्याकांड की तरह उसका जो मोबाइल था श्रद्धा का, वो भी उनको नहीं मिला है। तो अभी दिल्ली पुलिस के चारों तरफ से कुछ भी हाथ नहीं आया है, कि वो हाथ खाली हैं अभी, कि उनके पास कोई ऐसा प्रूफ हो जिससे वो कोर्ट के अंदर ये साबित कर सके कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा का मर्डर किया है। अब आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इस केस में क्या-क्या अपडेट आए और इस हैवानियत का एक जो एंगल है एक लव जिहाद का, वो भी इसमें है या नहीं है। और पुलिस अपनी तरफ से पूरी जाँच को तेज़ी से कर रही है और इस परिवार के साथ जो हुआ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आफ्ताब ने इस तरह एक हैवानियत को अंजाम दिया, जिसने लाश के 35 टुकड़े करके और इस जंगलों के अंदर वो फेंक दिए। थी कहानी एक हैवान की, जिसने 35 टुकड़े करके एक लाश के और जंगल में फेंक दिया। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।